नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आया हूँ, क्योंकि कई बार ना आप लोगों ने जैसे मेरे चैनल पर तो देखा होगा, मैं कभी स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ, कभी म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ। लेकिन आज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो मैं काफ़ी सारी बातें अपने चैनल पर करता हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये लेकर आया हूँ कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, जो काफ़ी टाइम से अपना म्यूचुअल फंड का खुद पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी क्लाइंट्स वगैरह का भी करते हैं। अब क्लाइंट्स का कैसे, क्योंकि वो है एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और साथ ही साथ उनका यूट्यूब चैनल भी है। इस नाम से आप लोगों को नजर आ जाएगा, मिशन 1 CR के नाम से, मिशन 1 करोड़ के नाम से। काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है, काफ़ी बढ़िया कंटेंट जो है वो अपने व्यूअर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो आज मैंने उन्हें अपने चैनल पर इनवाइट किया है और आज मैं उनसे उनसे पूछूंगा कि उनका क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं, कैसे वो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं, उन्होंने अपनी स्टॉक मार्केट की या म्यूचुअल फंड की शुरुआत जो है वो कैसे करी थी, स्टॉक मार्केट से करी थी या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन जो है मैं आज की वीडियो में उन एक्सपर्ट से पूछने वाला हूँ। सारी की सारी कंफ्यूजन जो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप लोगों के लिए भी, वो जितने भी डाउट्स होंगे ना, वो सब आज की वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा इनवाइट करते हैं उन्हें अपने सामने और उनसे अपने सवालों का सिलसिला जो है वो चालू करते हैं। तो क्या हाल चाल अभिमन्यु जी? पहले तो तुषार भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे इनवाइट किया है, इसके लिए बहुत बहुत। अरे बस हमारा मान है, आप हमारे चैनल पर आए हो, इतना अच्छा यूट्यूब पर आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, खासकर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज़, इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं एक एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर हूँ और अपने साथ साथ बहुत सारे क्लाइंट का भी पोर्टफोलियो मैं मैनेज करता हूँ। और आज तुषार जी के चैनल पर आए हैं, देखते हैं तुषार जी का क्या क्या सवाल होने वाले हैं। तो चलिए अपना सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपकी इस इंडस्ट्री के अंदर, फाइनेंस की इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने म्यूचुअल फंड से शुरू किया था या पहले स्टॉक मार्केट में भी हाथ आजमाया? देखिए, शुरुआत तो म्यूचुअल फंड से ही हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने कुछ वीडियो वगैरह देखे और लगा कि नहीं, डायरेक्ट स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से ज़्यादा अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो म्यूचुअल फंड के साथ साथ स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहा था, और लेकिन कुछ समय बाद लगा कि स्टॉक से बेटर मेरे लिए म्यूचुअल फंड ही है, क्योंकि वहाँ पर कभी प्रॉफिट कभी लॉस ऐसा चलता रहा। तो कुछ दिन बाद मैंने ट्रेडिंग भी की, ऑप्शन ट्रेडिंग भी की, सारी चीज़ें करने के बाद दोबारा से फिर मैं म्यूचुअल फंड में आया और तब से म्यूचुअल फंड ही चल रहा है और सारा फोकस अभी म्यूचुअल फंड। तो जब आपने स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करी थी, मतलब म्यूचुअल फंड जब भी आपने स्टार्ट किया, तो कौन से टाइम में, कौन से ईयर में आपने स्टार्ट करा था? ये समय था 2018-19 की बात है। सबसे वैसे तो मैं पहला म्यूचुअल फंड लिया था? नहीं, पहला म्यूचुअल फंड तो मैंने 19 में लिया था, उससे पहले भी लिया था। तो वही जैसे एक नया इन्वेस्टर करता है ना, ये ले लिया, वो सेल किया, वो बाई किया, ऐसे कूद फान चलती रही। लेकिन रेगुलर इन्वेस्ट मेरा 2019 मई से चालू हुआ, तब से मैंने मतलब कूद फान नहीं मचाई। जैसे एक नया इन्वेस्टर देखता है ना, इस स्कीम में बढ़िया रिटर्न मिल रहा है, इसमें इन्वेस्ट किया कुछ दिन, उसके बाद कोई दूसरा आया, उसमें चला गया। ये चीज़ें एक नए इन्वेस्टर को नहीं करना चाहिए, जो कि हर कोई करता है, मैंने भी किया है। तो शायद आपके व्यूअर जो देखेंगे इससे समझ सकते हैं कि 1-2% रिटर्न ऊपर नीचे होने से स्कीम चेंज नहीं किया जाता। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल। स्टॉक मार्केट में आपको कितना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ जो आपने स्टॉक मार्केट में छोड़ दिया? देखिए, वहाँ पे ओवरऑल मैं लॉस में, सच बताऊँ तो अच्छा शर्म वाली बात नहीं है। देखिए क्या है कि वहाँ पे आपको देना पड़ता है टाइम इतना था नहीं, नॉलेज भी नहीं था। बेसिकली चीज़ है कि नॉलेज हो तो टाइम आपके पास कम भी तो भी आप प्रॉफिट बना लेते हो। नॉलेज नहीं थी, टाइम नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पे ओवरऑल लॉस ही था। लेकिन म्यूचुअल फंड साथ में सही कर रहा था। अच्छा, मतलब आपने जब स्टॉक मार्केट में काम कर रहे थे, साइड बाय साइड आपको म्यूचुअल फंड में लगा हुआ था पैसा? बिल्कुल। शुरुआत तो म्यूचुअल फंड से, जैसे कि मैंने बताया, फिर मुझे लगा कि स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ यहाँ एक साल में 15% रिटर्न मिल रहा है, यहाँ हफ्ते भर में किसी स्टॉक में मिल जाता है। जैसे आपको तो अच्छी तरह पता है, आप डायरेक्ट स्टॉक में करते हैं। तो लगा, लालच में आया मैं, लेकिन नहीं कर पाया। और अपने व्यूअर को आपसे भी बताऊंगा कि आप ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद अगर नहीं हो पाता तो इसे लड़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको अगर 15-20% का कंपाउंडेड रिटर्न मिल रहा है तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए और यहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करके। मतलब आपका कहना यह है कि अगर आप किसी भी फील्ड में ट्राई कर रहे हो, अगर वहाँ पर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो खुशी खुशी अपनी हार मानकर वहाँ से बाहर निकल। किसी चीज जीत पे नहीं आना, ये नहीं कहना कि मैं नहीं कर पाऊँ, मैं कैसे नहीं कर सकता। लड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं तो करके दिखाऊंगा, ईगो हर्ट नहीं करनी। ये भी नहीं, ट्राई भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ट्राई नहीं करना, ट्राई करना है। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप हैं, चाहे बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे बना रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में अच्छे पैसे बना रहे हैं। तो देखना ही है कि आपके लिए क्या सूट करता है। तो क्या आज आप हमारे व्यूअर्स को अपना पोर्टफोलियो शो करेंगे? आप बिल्कुल शो करेंगे। वैसे तो मैं देख लो, आज मैं अपना पोर्टफोलियो पकड़वा रहा हूँ इनसे कि कितने पोर्टफोलियो हो गया। नहीं, देखिए वो तो बिल्कुल दिखाई दूंगा। मैं अपने चैनल पे भी रेगुलर, जैसे 1 लाख कंप्लीट होता है ना, जैसे 10 से 11 हुआ, 11 से 12 हुआ, तो जैसे 1 लाख कंप्लीट होता है तो मैं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ और
पूरा खुलेआम है, मतलब कहने का मतलब ये है जौन से मैंने फंड लिए हैं, कितने इन्वेस्ट किए हैं, कितना रेटिंग, मतलब सारी चीजें क्लियर है, कोई हिडन नहीं है, सब आपको भी मतलब पूरा तरीके से पारदर्शिता रहती है। मैं तो मेरे चैनल का नाम है ये मिशन वन से, मैं यहाँ पर 1 करोड़ के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, और जो भी मेरे व्यूअर हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे आपके जो व्यूअर, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा, अगर म्यूचुअल फंड में आप आए हो तो आपका टारगेट 1 करोड़ से कम तो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पैसे के समंदर में जब छलांग लगाई दिया है तो कम से कम 1 करोड़ को लेके निकलेंगे। साथ में भी मेरी एक टैगलाइन है कि सिर्फ सोचा नहीं, हमने ठाना है म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ बनाना है। तो दोस्तों क्या बात है। तो इस चैनल का नाम मिशन धनसियार ऐसे ही नहीं है, ये एक मिशन है, इसको मैं एक मिशन बना के चल रहा हूँ कि जैसे भी कैसे भी करके यहाँ से 1 करोड़ तो बनाना ही, कम से कम 1 करोड़। उसके बाद तो पर कोई। हाँ, उसके बाद तो देखते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये था कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड जब सिलेक्ट करते हो तो किस बेसिस पर सिलेक्ट करते हो? क्या उसकी पास्ट परफॉर्मेंस पे जाते हो या उसको थोड़ा एनालाइज करके काम करते हो? देखिए, सबसे पहले आप कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं तो एएमसी देखना है। ये नहीं कि कोई भी किसी भी एमसी का एयूएम बहुत कम है तो उसकी स्कीम की भी एयूएम कम होगी, फंड मैनेजर को भी कमीशन कम जा रहा हो तो रिटर्न उसका कम ही रहेगा। और जिस एमसी के पास एयूएम ज़्यादा है, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, बड़े बड़े एमसी हैं, इनके स्कीम की भी एयूएम ज़्यादा होता है, इसलिए इनका रिटर्न भी ज़्यादा होता है। जो भी फंड मैनेजर होता है ऐसा छोटा मोटा फंड मैनेजर होगा नहीं, तो बड़ा फंड मैनेजर होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, उसके कमीशन चार्जेस भी, फीस भी ज़्यादा होगा, तो रिटर्न भी ज़्यादा ही मिलता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि किसी भी स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी एयूएम ठीक ठाक होनी चाहिए, 5,000 करोड़ से कम ज़्यादा होने चाहिए। तो अगर पूरे हाँ, इसके साथ केएमसी की स्कीम की अच्छा एएमसी की तो एयूएम होना ही चाहिए ज़्यादा, लेकिन स्कीम की भी ज़्यादा होनी चाहिए। आप कोई भी स्कीम उठा के देख लो, जिसकी एयूएम ज़्यादा है उसके रिटर्न भी ठीक ठाक है। रही बात पास्ट परफॉर्मेंस की, तो वो भी देखना जरूरी है। 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल की अगर अवेलेबल डाटा है तो देख सकते हैं। कोई नया फंड है तो उसका भी कम से कम 3 से 5 साल का तो देखना है। तो जैसे एनएफओ वगैरह आते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एनएफओ भी वही एमसी की बात है, कोई पुरानी एमसी है जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, इनमें हम कर सकते हैं, लेकिन इनसे बढ़िया तो मुझे लगता है कि यही रहता है। तो आप कह रहे हो कि एनएफओ से ज़्यादा बेटर है कि जो अभी जो चल रहे हैं उनमें इन्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा डाटा डेटा हो जाता है कि एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे पास परफॉर्मेंस रिटर्न है, फंड मैनेजर कौन है, और 2020 में जब क्राइसिस हुआ मार्केट में उस समय फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, ये सारी चीज़ देखने के बाद हमें डिसाइड करने में आसान होता है कि कौन सा फंड सही रहेगा। एनएफओ का क्या है, एनएफओ भी अच्छा करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डाटा नहीं। जैसे अभी एचडीएफसी का मैन्युफैक्चरिंग वाला आया था, और भी काफ़ी सारे एनएफओ वगैरह आते रहते हैं, तो उनमें थोड़ा सा पैसे का रिस्क लिया जाता है या उसको इग्नोर करें, थोड़ा टाइम वेट कर लिया कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बाद लगाएं? देखो, अगर थोड़ा सा अमाउंट लगा रहा है तो एनएफओ का टाइम भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुक जाएंगे। वैसे दूसरी बात यह है कि सेक्टरल फंड में तो नहीं लगाना चाहिए पैसे, सेक्टोरल में नहीं लगाना चाहिए। उनसे नहीं लगाना। ऐसा क्यों? सेक्टरल फंड में इसलिए नहीं लगाना चाहिए, कोई भी सेक्टर हमेशा एक तरह से परफॉर्मेंस नहीं करता। अभी आपका पीएसयू चल रहा है बढ़िया, सरकारी कंपनियां बढ़िया चल रही है, आने वाले समय में चलेगा नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं। रही बात सेक्टरल फंड की, तो सेक्टरल फंड के अंदर जो स्टॉक है, जो नॉर्मल फंड है हमारा, वो भी तो रखेगा उसमें, वो भी तो इन्वेस्ट करेगा ही। अगर सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल स्मॉल कैप फंड है, सेक्टरल फंड नहीं है, और आईटी का आपका आईटी का इन्फोसिस बढ़िया कर रहा है, इन्फोसिस रखेगा। अब वही सेक्टरल फंड रहेगा, वो भी इन्फोसिस रखेगा, ये भी इन्फोसिस रखेगा। तो सेक्टरल फंड में भी ये इन्वेस्ट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अलग से सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट किया। मतलब अगर आप किसी थीम के ऊपर फोकस कर रहे हो तो आप उससे ज़्यादा बेटर है कि आप स्मॉल कैप या मिड कैप में चले जाओ, क्योंकि उसमें भी उस स्टॉक अगर जैसे कहने का मतलब ये किसी भी सेक्टर का एक अच्छा स्टॉक है तो फंड मैनेजर उसको अपने पोर्टफोलियो में रखेगा। सही बात। तो आज सेक्टर में आप जाते हो, वो सेक्टर अच्छा कर रहा है तो आपको रिटर्न बन रहा है, कल को सेक्टर अच्छा नहीं करेगा तो आपका रिटर्न वहाँ नहीं हो। कुछ समय पहले आईटी बढ़िया चल रहा था, फिर बैंकिंग चला, अभी पीएसयू चल रहे हैं, तो ये बारी बारी से ऐसे चलते रहते हैं। तो बढ़िया यही है ना कि हम किसी नॉर्मल फंड में इन्वेस्ट करें, और उस अगर कोई किसी भी सेक्टर का बहुत अच्छा बात हुई आप किसी भी अपने व्यूअर्स को बीच में बता देता हूँ कि इनका कहने का मतलब है कि आप अगर स्मॉल कैप फंड की तरफ जा रहे हो पूरा, तो उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर थीम वाला जो चीज़ होगी ना, अगर वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो वो स्मॉल कैप फंड के अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बार बार अलग से जो है थीम में जाने की जरूरत नहीं है, और जैसी थीम चेंज होती है उसमें वो स्मॉल कैप फंड जो है वो क्या करेगा, वो जो नहीं परफॉर्म कर रहा है उसको बाहर निकालेगा, और जो लेकिन यहाँ पे सेक्टर फंड की मजबूरी हो जाएगी, उसी सेक्टर के फायदा तो लगाना ही उसके सामने में है, उसको तो डिफेंस है तो डिफेंस की एरिया डालना पड़ेगा। राइट, ये चीज़ें हैं एनएफओ और सेक्टर फंड के हिसाब से। बाकी मेरे पोर्टफोलियो की अगर बात करूँ मैं,
सेक्टर फंड नहीं है, एनएफओ में मैं नहीं लगा, एनएफओ में नहीं लगा। अभी तक तो नहीं लगा। अच्छा अच्छा, कुछ जब आप कोई म्यूचुअल फंड ले रहे हो या कुछ भी इन्वेस्टमेंट अपनी भी या क्लाइंट्स की भी करवा रहे हो, तो कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हो कि भाई इतना मिनिमम रिटर्न मिलना चाहिए या इस फंड के अकॉर्डिंग मुझे इतना रिटर्न मिलेगा तो ज़्यादा बढ़िया है, या फिर उसके हिसाब से कुछ इन्वेस्ट करते हो? देखिए, रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड में, किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, हर जगह से बढ़िया मिलता है, ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपको 15% रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है किसी भी स्कीम, आप मिड कैप स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया रिटर्न है। बेशक अभी हमें स्मॉल कैप में 30-40% के रिटर्न मिल रहे हैं, ऐसा आगे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 15% तक का रिटर्न मिल रहा है तो बढ़िया, कोई मतलब 15% तक की एक्सपेक्टेशन रखो, हाँ, उसके ऊपर जो मिल जाए वो फिर बढ़िया नहीं। बढ़िया, क्योंकि अपना इंडेक्स फंड भी 12-13-14% तक का रिटर्न देता है, और आप फिर एक्टिव फंड में जाते हो तो वहाँ हमें 15% से ऊपर का ही रिटर्न मिलता है। अभी डिपेंड करता है आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, आप कितना रिस्क लेते हो, आपका पोर्टफोलियो कैसा है, लार्ज कैप में जाते हो, मिड कैप में जाते हो, उसी हिसाब से रिटर्न। वो तो है, ये कह रहे हो अगर लार्ज कैप में जाओगे तो रिटर्न थोड़ा 12% की तरफ रखना पड़ेगा। ये चीज़ है। मतलब ऐसे इन स्टार्टिंग आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बस ये है कि हाँ भाई 12 से 15% की एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो, इससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा तो बढ़िया, क्या सोने पे सुहागे वाली बात। बढ़िया, मैं बस ये कहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन कम से कम रखना है, 15% ही रखना है, ज़्यादा मिलेगा तो बढ़िया, तो फिर खुशी है, नहीं तो फिर पता वही चीज़ आप देखिए शुरू से किसी फंड का परफॉर्मेंस आपने देखा, पिछले 10-20 सालों में 20-22% का रिटर्न दिया, आपके अगले 1-2 साल में अगर 15% का मिलेगा तो आप कहोगे यार पहले तो सही था, बेकार है, खराब है। और जब आपकी एक्सपेक्टेशन 15% की रहेगी, 15 ही मिल रहा है, तो आप कहोगे ठीक ही है, बढ़िया बढ़िया होगा, हो सकता है आगे वो फिर आपको 17-18% का रिटर्न दे दे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बेटर है ये खराब है, दोनों चीज़ें सही है, डिपेंड करता है आप किस चीज़ के एक्सपर्ट। अगर आप स्टॉक के एक्सपर्ट हो, वहाँ पे आप अच्छे पैसे बना रहे हो, तो आपके लिए स्टॉक सही है। वहीं आपको नॉलेज नहीं है, आप चाहते हो शांति से आराम से अपने काम धाम नौकरी पे फोकस किया जाए और आराम से यहाँ पे 15-20% का रिटर्न बनाया जाए, तो म्यूचुअल फंड से बेटर कुछ भी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको स्क्रीन देखना पड़ेगा, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ से कुछ पैसे बना सकते हैं। कई बार होता है कि हम किसी स्टॉक में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ में अच्छा रिटर्न मिल जाता है, हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, अब हम बना लेंगे, अब मतलब अपनी है सब कुछ, लेकिन एक स्टॉक में हुआ ऐसा, अगले स्टॉक में ऐसे फंसते हैं कि जो भी इधर प्रॉफिट हुआ होता है उधर चला जाता है। तो होता ये है कि किसी स्टॉक पर हम अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं और कहीं कहीं गंवा देते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, आपको एक साल में 15% रिटर्न मिल गया तो मिल गया, हो सकता है वो भी नीचे आए। किसी म्यूचुअल फंड में क्या है ना, -15% और माइनस और +15%, ये चीज़ें चलती रहती है। किसी साल आपको 15% का रिटर्न मिल गया और किसी साल आपको नहीं, किसी साल आपको +30% का रिटर्न मिल गया और किसी साल -15% का रिटर्न मिल गया। ऑन एन एवरेज 4-15% आ जाएंगे तो 15% की CAGR हो जाती है। और रही बात डायरेक्ट स्टॉक में, तो आपको हो सकता है एक ही साल में 50% या डबल हो जाए, लेकिन कहीं किसी स्टॉक में आप ऐसे फंसोगे सारा चला जाएगा। ये चीज़, कई स्टॉक्स होते हैं जैसे SES करते लोग करने लग जाते हैं। तो अच्छा, मेरे व्यूअर्स को बताइए कि कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड है और स्टार्टिंग में कैसे करनी चाहिए? देखिए, स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं, बिगिनर है, मतलब उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिगिनर है ना, तो आपको सबसे पहले तो कम से कम अमाउंट से करना है, और दूसरी बात इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड में करना है। 6 महीने 1 साल इनमें देखना है कैसे पैसा घटता है बढ़ता है। जब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि इंडेक्स में कितना रिटर्न मिल रहा है, मिड कैप में कितना मिल रहा है और स्मॉल कैप में कितना मिलेगा। जब ये चीज़ें आप खुद से समझेंगे, किसी के बताने से नहीं, खुद से जब समझेंगे, खुद देखेंगे, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप फिर आप थोड़ा रिस्क लेके मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार टाइप्स ऑफ फंड्स बता देते हैं हमारे व्यूअर्स को। तो वैसे तो म्यूचुअल फंड में कई टाइप के फंड आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। इसके अलावा आप साल के 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप ELS फंड में जा सकते हैं। इस तरह से कई सारे कैटेगरी है, लेकिन आपको मतलब टैक्स सेविंग्स वगैरह का भी सब होता है। हाँ, और अगर आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा फंड सही है, आपकी टाइम ओरिजिन क्या है, आप रिस्क कितना ले सकते हैं, आपका अमाउंट क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको पोर्टफोलियो बनाना होता है। फंड्स तो बहुत टाइप की है, लेकिन आपके लिए कौन सा सही है ये देखना जरूरी है। म्यूचुअल फंड में आप मुझे ये बताओ कि कितने टाइम होराइजन के लिए हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए? 1-2 साल, 6 महीने के लिए भी इन्वेस्ट करना क्या म्यूचुअल फंड के लिए सही है? और अगर हमारे को कितना बड़ा गोल, कितना बड़ा हम लेकर चल सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से? देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ना, आपको सबसे पहले ये तय नहीं करना है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, आपको ये तय करना है कि आपके पास समय कितना है, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अमाउंट आपका बेशक कम है, अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं।
म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास कम से कम 5 सालों से कम का समय है तो बढ़िया है कि आप मत इन्वेस्ट करो। आप कह सकते हो 2-3 साल में भी पैसे बन जाते हैं, हाँ बन जाते हैं, लेकिन उस पैसे का क्या करना है? अच्छा, हमारा पैसा कंपाउंड 5 साल के बाद से ही होता है, क्योंकि आपने कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ रिटर्न मिला, दोनों चीजें मिलकर जब उस पर रिटर्न मिलने लगता है तब हमारा पोर्टफोलियो काफी तेजी से बढ़ता है। और कम से कम आपके पास अगर 5 साल का समय है तो आपका यहाँ लॉस होने का जो चांस है वो कम हो जाता है। ये ना तो बिल्कुल नहीं कह सकते, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन जो चांसेज है, अब मेरे पोर्टफोलियो में इस समय 60% तक का टोटल एब्सोल्यूट रिटर्न मिल रहा है। तो ये बताइए कि मार्केट में कितना गिरना पड़ेगा मेरा नुकसान करवाने के लिए। अब यहाँ 5 साल हो गया मुझे इन्वेस्ट करते हुए लगभग, तो इस हिसाब से अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा का समय है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए अमाउंट कितना करना है। अमाउंट जब आप डिसाइड कर लेंगे, समय डिसाइड कर लेंगे, रिटर्न हमें पता ही है कि 15% रखना है, ज़्यादा मिल गया तो बढ़िया है, तो हमारा गोल भी निकल के आ जाता है। ये 15 साल है, 5,000 महीने का कर रहे हैं तो कितना बनेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाता है। अगर किसी ने गाड़ी खरीदनी हो आज से मान लो 3 साल बाद, 5 साल बाद, तो क्या उसके हिसाब से भी वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। वही आपको थोड़ा SIP कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरे को 5 साल बाद इतने पैसे चाहिए तो कितने महीने का जमा करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको अपना टाइम ओरिजिन देख के ही फंड सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि आपके पास टाइम है मात्र 4-5 साल और आप चाह रहे हो स्मॉल कैप में, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्मॉल कैप में वैसे तो 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा का समय हो तो ज़्यादा बढ़िया। दूसरी बात, जो पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं लोग, उनको मैं ये कहता हूँ कि शुरू में आपको कुछ लमसम इन्वेस्ट जरूर करना है। ऐसा इसलिए कि मान लो 5,000 की SIP कर रहे हो, एक साल आपने SIP किया, कहीं जाके 50-60 हज़ार बने। अगर आप वहीं पे शुरू में 50,000, 1 लाख, 2 लाख का लमसम कर देंगे, फिर SIP करेंगे, तो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो 2 तरह से बढ़ता है। एक तो आपने जो 1-1.5 लाख का लमसम किया उस पर रिटर्न मिलना चालू हो गया फर्स्ट डे से, और दूसरा आपकी SIP। ये दोनों चीजें मिलकर आपके पोर्टफोलियो काफी तेजी से ऊपर ले जाते हैं। वैसे देखने में थोड़ा ऐसा लगता है ना कि भाई एकदम से पहले दिन से ही रिटर्न बनने चालू हो जाता है। हाँ, देखिए वहाँ उल्टा भी हो सकता है। आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, उस पर बाजार वहाँ से गिरने लगे तो आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन इसमें भी आपका फायदा है। फायदा इसमें है कि आपकी SIP भी तो चल रही है, आपकी वहाँ पे हर महीने कुछ SIP इन्वेस्ट हो रही है, तो आप नीचे में खरीद भी पा रहे हो, और बढ़ रहा है तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको आपको रिटर्न मिल रहा है। इस तरह से ये चीजें करनी ही करनी है, नहीं तो सिर्फ SIP के भरोसे आप 5 साल 7 साल बाद जाके धीरे धीरे कंपाउंडिंग जब काम करेगी तो मजा आएगा। मजा लेना है तो आप शुरू में लमसम इन्वेस्ट तो जरूर करें। अब मैं आपके पोर्टफोलियो पर आऊँ, बट उससे पहले एक लास्ट सवाल पर आते हैं कि क्या यहाँ से हमारे को रेगुलर इनकम भी मिल सकती है म्यूचुअल फंड से? बिल्कुल मिल सकती है। मैं अपनी बात क्या बात है दोस्तों, म्यूचुअल फंड से हमारे को रेगुलर इनकम की स्कीम पता लगने वाली, आओ बिल्कुल मिल सकती है। मैं अपना बताऊं तो मैं म्यूचुअल फंड में रेगुलर इनकम के लिए ही इन्वेस्ट करता हूँ। जिस दिन अपना 1 ईयर पूरा हो जाएगा, जो कि होना ही है अगले 10-12 साल में, तो जैसे पूरा होता है यहाँ से मेरा 60,000 रुपये का फिक्स मंथली इनकम देना है SWP से। अगर आज आपके पास 1 ईयर है, आप SWP प्लान में डालो, वहाँ से 60,000 रुपये का पर मंथ आपको फिक्स मंथली इनकम होगा। अगले 15 साल 20 साल वहाँ से आप हर महीने 60-60 हज़ार लेते रहो। मैच्योरिटी अमाउंट भी आपका जो ये 1 ईयर आज का है कम से कम 4-5 करोड़ होगा। ऐसी मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आप करोगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा है। मैं इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को जीवन भर काम नहीं करना, क्योंकि जीवन भर कौन नहीं करना चाहता है, और ये रिटायरमेंट तो हर कोई चाहता है कि भाई पैसा हो और क्यों ना रिटायर होकर बैठ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आप रेगुलर इनकम ये कर सकते हैं, और ज़्यादा से जल्दी एक बड़ा अमाउंट बना के यहाँ से SWP किया जा सकता है। बस देखना यही है कि SWP के लिए दूसरा पोर्टफोलियो होता है, रेगुलर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए अलग होता है। क्योंकि जब हम यहाँ से SWP करेंगे, हमारा पैसा भी मोटा होगा, 1 ईयर के करीब होगा, तो उसको हम पूरा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वहाँ थोड़ा एलोकेशन चेंज हो जाएगा, कुछ डेप्थ, कुछ इक्विटी, कुछ बैलेंस, ऐसे करके वहाँ पे रिटर्न भी हमें 12% के आसपास का मिलेगा। वहाँ से 6% के आसपास अगर हम विड्रॉल करते हैं तो 1 ईयर का 6% लगभग महीने का 60,000 रुपये के आसपास होता है। तो इस तरह से प्लान किया जा सकता है। मतलब आप तो बड़ी लंबी प्लानिंग करके बैठे हैं। बिल्कुल। चलिए अब अपने व्यूअर्स की क्यूरियोसिटी को दूर करते हैं, और एक बार सर आप अपना पोर्टफोलियो शो करेंगे सबको, आप पोर्टफोलियो बताएंगे हमें कि कितना आपने इन्वेस्ट किया होता और कितना रिटर्न बन गया। इसके लिए मैं आपका ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ, आप आपने उसमें लगा देना, और मैं दिखा देता हूँ आपको। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मेरा जो करंट वैल्यू है 12,89,063 रुपये। इसमें से अंदर जाएंगे पोर्टफोलियो में तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट है 8,16,000 रुपये, जिस पर रिटर्न मिल रहा है 4,72,000 रुपये। अभी ये जो है थोड़ा सा टेम्परेरी है, क्योंकि अभी जैसे जैसे ये वीडियो अपलोड होगी तब तक हो सकता है कि रिटर्न में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। हो सकता है करंट वैल्यू में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब की वैल्यू आपको ये सर शो हो, बिल्कुल तब की वैल्यूज जो है ये सर आप लोगों को शो कर रहे हैं। राइट।
इसमें आप अभी देख रहे हैं 12,89,000 है, मतलब ऑलमोस्ट 13 होने वाला है। ऑलमोस्ट 13 होने वाला है, 11,000 रुपये। वैसे आपने थोड़ा टाइम पहले वीडियो डाली थी 12 लाख हो गए। हाँ, ये 1 महीने के अंदर बढ़ा है। अच्छा, 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपए। देखो दोस्तों, अगर कैपिटल अच्छी है तो 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए भी आप ये तो छोड़िए, एक दिन में 10,000 हज़ार का प्रॉफिट होता है। आप ट्रेडिंग और पता नहीं कहाँ कहाँ मतलब लोग हाथ पर मारते हैं। अगर आपने पोर्टफोलियो सही से बना लिया, अगर 10-12 लाख के ऊपर है आपका पोर्टफोलियो, तो आप आराम से यहाँ से डेली का भी आपका 10,000 का प्रॉफिट हो सकता है। वही है, ये सारी चीज़ें स्क्रीन पर होती है, हमारे अकाउंट में नहीं होता है। घटता भी इसी तरह से, बढ़ता भी इसी तरह से, बस देखने में मजा आता है। वैसे तो ये जो देख रहे हैं आप, आज चाहे तो आज विड्रॉल कर सकते हैं, आज अकाउंट में आ जाएगा। तो करना तो है नहीं वैसे, जब तक 1 CR नहीं लगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप 1 CR बनाना चाहते हैं, आपका कोई भी व्यूवर है, अगर 1 CR बनाना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए पहला 10 लाख जल्द से जल्द पूरा हो जाए। पहला 10 लाख आपका म्यूचुअल फंड में जिस दिन पूरा हो गया ना, समझो आपका 1 CR पक्का है। अगले 8, 10, 12 साल रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। अगले मतलब 12-15 साल में आपका 1 CR तो बनना ही है। आगे आप अपनी SIP रोक दो और लमसम इन्वेस्ट मत करो तो भी। मैंने अब कैलकुलेट करा था, अभी जैसे 13 टच करेगा तो मैं अपना एक कंप्लीट रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगा, जैसे हर 1 लाख पूरा होने पे बनाते हैं, वो आपके चैनल पे आ जाएगा। हाँ, वो मेरे इनके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और खास करके इनके पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी अपडेट्स हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। राइट सर, आप एक बार हमारे को थोड़ा डिटेल में दिखा दो कि आपने कौन कौन से फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है। फंड की बात करें तो देख सकते हैं मेरे पोर्टफोलियो में 3 ही स्मॉल कैप है, 1 मिड कैप है और 1 ये रियल एस्टेट सेक्टर फंड है। एक तो फंड और भी है जो गलती से ले लिए थे, उनको सेल कर देंगे। जैसे गलती से क्यों सर? वही ना, शुरू में ये रियल एस्टेट सेक्टर फंड था, ले लिए, सेल नहीं हो पाया। तो अच्छा, वो लॉक इन पीरियड हो 3 साल का। हाँ, उसमें ज़्यादा अमाउंट नहीं है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं क्वांट का 1,77,000 इन्वेस्ट है और करंट वैल्यू 3,05,000 है। अच्छा, क्वांट फंड से याद आया जी सर, अभी इसमें एक घपला भी तो आया। घपला भी क्या मतलब, एक रेट बढ़ी है। देखिए, अभी ऐसा प्रूफ नहीं हुआ। कोई घपलाबाजी नहीं है, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। क्वांट म्यूचुअल फंड ने रिटर्न के मामले में इतना अच्छा नाम बना लिया है कि सवाल तो उठना ही था। सेबी ने छापामारी की है, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह उठाए हैं, कुछ स्टाफ पे सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई प्रूफ नहीं मिला है और मुझे तो लगता है मिलेगा भी नहीं। बस वही था, सेबी को भी डाउट था कि ये इतने अच्छे रिटर्न कैसे बना पा रहे हैं। तो अभी आना है, उनका फाइनल आएगा, देखते हैं क्या आता है। कुछ 20 करोड़ का तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे को क्वांट फंड की जो अभी न्यूज़ आई है, उसमें क्या आपने पैसा विड्रॉ करना चाहिए या बने रहे? नहीं, जब देखिए मैं 3 लाख इसमें इन्वेस्टेड हूँ, मैं नहीं घबरा रहा हूँ। आप मत घबराइए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये नई बात नहीं है। फ्रंट रनिंग का 2 केस आया ना, ये नई बात नहीं। इससे पहले एक्सिस MC में हो चुका है, बीपोन में भी हो चुका है, आने वाले टाइम में किसी और में भी हो सकता है। ये चीज़ें चलता रहता है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो बने रहो, और इन्वेस्ट करना है तो करो। बहुत बढ़िया फंड है। मेरे मिशन 1 CR में सबसे बड़ा योगदान इसी फंड का होने वाला है। अच्छा, चलो, तो देखा दोस्तों, सर ने भी म्यूचुअल फंड के अंदर, खासकर क्वांट फंड के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। और इनके पोर्टफोलियो का 33% जो है इसके अंदर ही इन्वेस्टेड है। 33% जो है इस AMC जो है यहाँ पर ये वैल्यू रखी है। इसके अलावा मिड कैप भी है, मिड कैप में भी मेरा 1 लाख रुपए के आसपास है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। आगे सर शो कर दो, फिर मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँ। आगे आप देख सकते हैं मेरा एसेट एलियस टैक्सेबल फंड है, इसमें भी मेरा 1,36,000 रुपये इन्वेस्ट है और करंट वैल्यू 2,22,000 है। इसके अलावा एक्सिस स्मॉल कैप में 1,44,000 इन्वेस्टेड है, अभी 2,13,000 करंट वैल्यू है। इसके साथ कोटक फ्लेक्सी कैप है, इसमें भी 96,000 इन्वेस्ट है और अभी तक मेरे को 1.6 लाख का करंट मतलब वैल्यू है। यहाँ पे भी रिटर्न बढ़िया मिल रहा है। केनरा रिपो को स्मॉल कैप मैंने हाल ही में लिया है, इसमें भी बहुत बढ़िया रिटर्न मिल रहा है, ये भी जबरदस्त फंड है। एक है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड है, इसमें मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, 25,000 के आसपास का है, तो इसमें भी बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। 89% का रिटर्न मिल रहा है। ऐसे यार, हाँ, नहीं, एब्सोल्यूट रिटर्न की बात है। इस शुरू में इस फंड को मैंने ले लिया था और जब से मेरे पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें भी 5 साल का लॉकिंग पीरियड था, सेल नहीं किया और नहीं किया तो रिटर्न बन ही रहा है। तो एक चीज और सर, आपके पोर्टफोलियो से एक चीज मुझे याद आई, जैसे रिटायरमेंट फंड्स होते हैं या चिल्ड्रन फंड्स होते हैं, जिनमें काफी बड़े बड़े लॉक इन पीरियड्स होते हैं, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? वैसे तो अच्छी चीज़ है, लॉक इन पीरियड वाले फंड भी अच्छा होता है इसमें, लेकिन 18 साल का लॉक इन, 18 साल में किसी भी स्कीम का लॉक इन नहीं होता है। ये फिर जैसे वो यूजेज उसके हिसाब से ना, कि भाई अगर आपने आज अपने बच्चे के लिए कर लिया तो 18 साल या 21 साल का जब हो जाएगा तब हम कहने के लिए होता है कि 18 साल के लिए करना है। लेकिन ज़्यादातर रिटायरमेंट फंड हुआ या फिर ELS हुआ, इनमें ELS में 3 साल और रिटायरमेंट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। उसमें भी कई सारी है, अगर आपकी एज के ऊपर कुछ लॉक इन पीरियड होता है, कई सारी चीज़ें डिपेंड करता है। और बताओ सर, और कौन से फंड है? इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरे पास फंड मिड कैप है, इसमें भी 88,000 इन्वेस्टेड है और 1 लाख रुपए के लगभग 1,10,000 के आसपास का है।
जो मैं बता रहा था ना गलती से ले लिया था, वो ये फंड है एक्सिस सीलर्स टैक्सेबल फंड और इन्वेस्को इंडिया ईएलएस है। इसमें थोड़े थोड़े अमाउंट है लेकिन रिटर्न इनके भी बढ़िया है। तो मैं यही कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हो ना, तब सोचो या मत सोचो, बेचते टाइम जरूर सोचो, क्योंकि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, छोड़ दिया ना उसको, रिटर्न तो बनना ही है, अपने आप ही बन जाता है। 12-15% रिटर्न तो कहीं नहीं गया। अच्छा सर, अब मैं आपसे ज़्यादा टाइम और नहीं लूँगा, आप ऐसी बहुत देर से आप हमारे व्यूअर्स के साथ बैठे हैं। कोई बात। एक लास्ट सवाल को है, देखो मेरा छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है कि आपसे 1 घंटे तक और सवाल पूछता रहूँ, लेकिन आपके पास भी टाइम लिमिटेड है, तो इसके लिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड। देखिए दोनों चीज़ें में काफ़ी डिफरेंस है। दोनों चीज़ें अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं। अगर आपके शॉर्ट टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है कहीं पे, उसके लिए एफडी बेटर है। आपको मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं और अगले 6 महीने 1 साल में उसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो उसको आप म्यूचुअल फंड में नहीं डाल सकते। इसके लिए आपके लिए एफडी ही बेटर है, रिस्क ज़्यादा हो जाता है। हाँ, और आप ये भी नहीं चाहते हो कि घर पे रखूँ या कैश में रखूँ, तो बढ़िया है ना, आप एफडी में डालो और 6-7-8% करेगा। अच्छा, एक चीज़ और, अब आपने इतना रिटर्न्स की बात कर दी, एफडी से भी मुकाबला कर लिया, फिर हम एक लास्ट चीज़ पर आते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना वर्सेस पीपीएफ वर्सेस एसआईपी अगले 10 सालों के लिए, अगर हम इस स्कीम के साथ आप जाना चाहेंगे? अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तीनों और 4 चीज़ जो बताई, इन सबका पर्पज़ अलग अलग है। हम पर्पस भी सेम कर देते हैं सर, ईएलएसएस में लगा देते हैं सारा, नहीं और ईएलएस में भी टैक्स सेविंग है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा इक्विटी में लगता है। जहाँ पे इक्विटी जुड़ जाता है वहाँ पर रिटर्न की गारंटी नहीं रखती है। अगर आप अपनी बेटी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सुकन्या और म्यूचुअल कंपेयर नहीं कर सकते, तो अगर आपके पास पैसे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करो, लेकिन सुकन्या भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रही बात पीपीएफ, तो पीपीएफ मेरे को पसंद नहीं है, इससे अच्छा तो आप एफडी कर लो, ज़्यादा बढ़िया। पीपीएफ में बस आपको ये ही फायदा मिलता है कि टैक्स का छूट मिल जाता है और 15%। तो वो तो ईएलएसएस में भी हो रही है और सुकन्या समृद्धि योजना में भी हो रही है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो था अपने व्यूअर्स के लिए आप लोगों आपसे पूछा कि इन तीनों में हमारे को, और 10 साल का पर्सपेक्टिव दिया मैंने आपको कि तीनों के हिसाब से हमारे को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई एक चीज़ या जो भी आपकी अगर तो आपके पास 10 साल का समय है और आपके पास एक बेटी भी है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि बेटियों के नाम पे अकाउंट खुलता है, तो बेटी भी है, तो मेरे ख्याल से आपको सुकन्या में भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड में भी करना चाहिए। ईएलएस में कर लो या नॉर्मल इक्विटी में भी कर सकते हो, क्योंकि आप सारे पैसे पे रिस्क नहीं ले सकते। खास करके बच्चे की पढ़ाई या शादी है, तो उसके लिए आप 100% इक्विटी में नहीं कर सकते। 10 साल में अगर हम एसआईपी का रिटर्न ही देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, और रिस्क जो है हमारा 10 सालों में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई लिख के तो नहीं दे रहा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रिटर्न मिलेगा, लेकिन फिर भी हमारे पास सेकंड प्लान, मतलब प्लान भी होना ही चाहिए। समझ रहे हैं आप? प्लान भी लेके एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखते। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। एक ही टोकरी में, कल को मान लो आपका पैर कहीं ऊपर नीचे हुआ और टोकरी गिरा और सारे अंडे एक ही टूट गए, वही आप 2-4 अंडे घर पे रख के आए थे, वो तो बस था। वही चीज़ है, मान लो कल को यहाँ पे कोरोना जैसी महामारी आ जाए या कोई परमाणु बम गिर जाए, तो फिर एफडी में डूबेगी और सारा कुछ डूबेगा, बैंक ही डूब जाएंगे, उसमें बचेगा क्या? ये चीज़ें तो है। देखो, ये सवाल और भी लोग करते हैं कि नहीं अगर ऐसी हो गया तो ऐसा हो गया तो आप बैंक से भी नहीं निकाल पाओगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा सेफ्टी पर्पज से इसमें जाना चाहिए, बट अगर रिटर्न पर्पज है तो रिटर्न के लिए तो म्यूचुअल फंड और बेटर। तो धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे साथ इतना टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। जी, मुझे भी बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आपको अपने चैनल पे बुलाया, इसके लिए बहुत तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जितनी भी सर ने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसमें से कुछ ना कुछ नॉलेज जो है आपको ज़रूर मिली होगी। काफ़ी सारे आपके डाउट्स होंगे जो आपको इस वीडियो के बाद जो है क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपने और डिटेल में चीज़ें समझनी है तो आप सर के चैनल को भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इनके चैनल का नाम है मिशन 1CR, मिशन 1 करोड़ के नाम से आपको ये चैनल है। ऐसा लोगो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, बस आपको इनके चैनल पर जाना है, सब्सक्राइब करना है और इनकी ढेर सारी जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है उनको आपने ट्रैक करना है। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, साथ ही साथ इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं तुषार राजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।